नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सृष्टि द फ्यूचर में। और अब आज 14 तारीख हो चुकी है और आगामी 14 मई को हमारे उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा आयोजित होनी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा एक साधारण परीक्षा नहीं है। इसमें जो भी अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करेंगे, अगर उनको क्वालिफाई करना है तो उनको ढेर सारे प्रयत्न की आवश्यकता है, बहुत अच्छे प्रयासों की आवश्यकता है, एक गंभीर प्रयास की आवश्यकता है। और आप 30 दिन में कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको कुछ रूपरेखा बताने जा रहा हूँ। आप गंभीरता से उसको देखें। जैसे हमारा यूपी पीसीएस, आप परीक्षा से अवगत हैं, आपने अप्लाई किया हुआ है, तो यूपी पीसीएस की परीक्षा अब ये 30 डेज में आपको क्रैक करनी है। कितने हैं? 30 डेज में। तो 30 डेज में ये एक आसान टास्क नहीं है। इट इज नॉट ईजी टास्क, नॉट ईजी टास्क। ये क्या है? ये बहुत आसान टास्क नहीं है, ये बहुत ही टफ टास्क है। अगर आपको 30 डेज में अगर ये क्वालिफाई करना है तो आपके लिए कितना पढ़ना पड़ेगा? लोग वर्षों से पढ़ते हैं, कुछ लोग 2-2 वर्ष से पढ़ रहे हैं, कुछ लोग 3-3 वर्ष से पढ़ रहे हैं, 4-4 वर्ष से पढ़ रहे हैं। एक वाइड सिलेबस को कंप्लीट करना है, एक बहुत बड़ा सिलेबस है आयोग का, उसको ही कंप्लीट करना है। लेकिन उस सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद में अब ये अंतिम 30 दिवस में कैसे बेहतर रणनीति बनाई जा सकती है। कुछ लोग आपने देखा होगा, क्वालिफाई होने के बाद में बोलते हैं मैंने 30 दिन में पढ़ाई की, मैं उत्तीर्ण हो गया। तो वो उत्तीर्ण कैसे हुए? बहुत ज़्यादा पढ़ के नहीं हुए, बहुत अच्छी रणनीति से हुए। यहाँ रणनीति महत्वपूर्ण है, स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उत्तीर्ण होना चाहते हैं तो आपकी उत्तीर्णता, आपका सफल होना इस बात पर निर्भर करता है आपने कैसी रणनीति अखित्यार की, मतलब आपकी रणनीति कैसी रही। कुछ लोग बहुत सारे कुशल रणनीतिकार होते हैं, उनके पास क्या होती है? बेहतर रणनीति होती है। और बेहतर रणनीति से क्या होता है? बड़े बड़े युद्ध आसानी से जीत जाते हैं। आपने योद्धाओं को सुना होगा, इतिहास में पढ़ा भी होगा कि उनके पास सेनाएं बहुत छोटी थीं, संसाधनों का भी अभाव था। उन अभावों के बावजूद भी उन्होंने क्या किया? वो युद्ध जीत गए। देखा, बड़े बड़े राजाओं को पराजित कर दिया। तो ये आपके सामने बहुत बड़ा युद्ध है यूपी पीसीएस का। इस युद्ध को फतेह करना है तो आपके पास संसाधन भले ही कम है, लेकिन आप खुद को कमतर नहीं आके, पहली चीज़ आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना, अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। आपको आत्मविश्वास रखना चाहिए कि मैं इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकता हूँ, वो भी 30 दिन में। और आप उत्तीर्ण कर जाएंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। और ऐसा मेरा ही भरोसा नहीं है, आपको भी भरोसा आने लगेगा अगर आप मेरे बताए हुए रास्ते का अनुसरण करेंगे। तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप निश्चित रूप से 30 दिन ही आपकी परीक्षा के लिए पर्याप्त है। लेकिन आप 30 दिन में क्या करें? सबसे पहले एक सिलेबस, आयोग का एक सिलेबस लें। सिलेबस आपके पास क्या होना चाहिए? सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस आप लें। सिलेबस को बिंदुवार आप देखें। जब आप बिंदुवार उसको देखेंगे, सिलेबस का अध्ययन करेंगे, तो आप देखें उसमें कौन कौन से विषय हैं। जैसे हमारा इतिहास है, इतिहास में भी हमारा क्या रहता है? प्राचीन, मध्यकालीन, उसके बाद में आधुनिक भारत, आधुनिक भारत का इतिहास। ये आप देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा मटेरियल हो गया। आप देखेंगे प्राचीन का बहुत लंबा सिलेबस है, आप प्राचीन में ही फंसे रहेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको पढ़ना है, उसके बाद में प्री वैदिक एरा आपको पढ़ना है, पोस्ट वैदिक एरा आपको पढ़ना है, उसके बाद में एनसीईआरटी में बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे राजपूत काल आपको पढ़ना है, भक्ति मूवमेंट आपको पढ़ना है ना। तो बहुत सारे टॉपिक हैं। उसके बाद में आपको पढ़ना है, मतलब बहुत सारे हैं। वैदिक सभ्यता क्या थी, ये क्या थी, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। बुद्धिज्म आपको पढ़ना है, जैनिज्म। अब आपको बेहतर क्या, 30 दिन है आपके पास। 30 दिन में आप इतना नहीं पढ़ सकते, तो आपको 30 दिन में क्या पढ़ना है? 30 दिन में आपको पढ़ना है जो एग्जाम में आता है। एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है बुद्धिज्म से आता है, जैनिज्म से आता है, षड दर्शन से आता है ना, आजीविकों से आता है, नयनार संतों से आता है, अलवार संतों से आता है। आप इनके बारे में जाने। आपको क्या मतलब है कि मतलब मौर्य वंश, हर्यक वंश और शिशुनाग वंश, कड़प वंश, आप ये सब पढ़ेंगे, कैसे कर पाएंगे? आप शुंग वंश पढ़ते रहिए। क्या उससे क्वेश्चन आता है? कितनी बार क्वेश्चन आया? पुष्यभूति शुंग कौन था? आया कभी? नहीं आया। खैर, आप नए होंगे तो आपको शायद पता भी नहीं होगा, लेकिन मैं तो काफ़ी पुराना हूँ, इसलिए अपना अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो आप वो ही पढ़ें जो आता है। क्या आता है? बुद्धिज्म से क्वेश्चन आता है। बुद्धिज्म में बहुत कम आपको पढ़ना है। क्या हुआ था? बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन, उसका सिंबल क्या है साहब, ये सब चीज़ें आती हैं। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, ये आता है। बौद्ध संगीति कहाँ हुई, ये सब पढ़ना है आपको। कितना? 2-2 4-4 लाइनें आप पढ़ें। उसके बाद में जैनिज्म में आपको पढ़ना है, क्या हुआ, जैनिज्म के क्या हैं, उनकी मतलब रचनाएं क्या हैं, उनकी शिक्षाएं क्या हैं, आप इन पे फोकस करें। उसके बाद आपको पढ़ना है
तो उसके बाद षड दर्शन आप पढ़ते हैं। षड दर्शन में आपको पढ़ना है यही सांख्य, बुद्ध, सांख्य दर्शन क्या है हमारा, न्याय दर्शन क्या है, मीमांसा क्या है, उत्तर मीमांसा क्या है। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ें, ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। उसके बाद में अगर मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन की तरफ जाएंगे तो कादरी, अहमदिया आंदोलन, ये कभी नहीं आते। इसमें एक ही संप्रदाय का उल्लेख होता है, वो मोस्टली जो एग्जाम में आता है उत्तर प्रदेश PCS में स्पेशली अगर हम बात करें तो वो चिश्ती। तो आप चिश्ती को पढ़ लें, चिश्ती में देख लें चिश्ती का विद्या कहाँ से हुआ, चिश्ती कौन थे, क्या थे, ख्वाजा के गुरु कौन थे, ये सब चीज़ें उत्तर प्रदेश में पूछी जाती हैं। तो आप इसको पढ़ें। तो ये बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं है, इसको लिमिटेड करके कैसे पढ़ा जा सकता है उस पर आप ध्यान दें। उसके बाद आता है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में आप देखें, मध्यकालीन भारत हमारा सल्तनत, उसके बाद सल्तनत के जितने भी वंश हैं उसमें किस वंश ने कब तक शासन किया, ये इम्पोर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा वंश चला, उसके बाद में आपको पढ़ना है। उसके बाद कुछ शासक सल्तनत के ऐसे हैं जिनका अभूतपूर्व योगदान रहा है, जैसे मान लो बाजार व्यवस्था किसने बनाई है, नहीं, सराय अदल की स्थापना किसने की, नहर प्रणाली किसने शुरू की, है ना। तो इन चीज़ें जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर्स में आप एग्जाम का एक ट्रेंड देखें, ट्रेंड एनालिसिस करें। देखिए आपको रणनीति बेहतर बनानी है। 30 दिन ऐसा नहीं है कि कोई मैजिक कर दूंगा, मैं आपको बता दूंगा 30 दिन में करना है आपको ये, है नहीं। तो पहले आपको एनालिसिस करना है, विश्लेषण करना होगा। विश्लेषण भी एक ऐसा होना चाहिए वहाँ से बिल्कुल सटीक विश्लेषण, है नहीं, जहाँ से आप पढ़ें और आप उत्तीर्ण भी हों, आप कामयाब भी हों। तो कामयाबी की ऐसी कोई घुटी नहीं है कि आपको बाल जीवन घुटी दे दी और आप कामयाब हो गए, उसको पिया 2 घूंट और आपकी सर्दी जुकाम बच्चों की तरह से हमेशा के लिए दूर, ऐसा नहीं होगा। आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ने के बाद में आप देखेंगे बढ़िया रिजल्ट भी आएंगे। मध्यकालीन भारत आप पढ़ेंगे, सल्तनत तक पढ़ेंगे, उसके बाद मुगल्स वगैरह ये सब आप चीज़ पढ़ेंगे। मुगल वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट, है नहीं। आप ये पढ़ेंगे, सल्तनत के बाद ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। आधुनिक भारत का इतिहास है, आप बहुत सारी चीज़ें, कंपनी का अधीन जो था शासन उसकी बात करते हैं। उसके बाद में कंपनी आ जाती है, उसके बाद की शासन की बात करते हैं। कुछ लोग करते हैं ये सब, ये कहाँ से शुरू होता है आधुनिक भारत। तो बहुत सारे इसमें अलग अलग लोगों के तर्क हैं, लेकिन आपको तो सारा ही पढ़ना है, चाहे कहीं से भी शुरू हो जाए। चाहे ज़्यादा प्राचीन से लेकर आधुनिक की बात की जाए, चाहे मध्यकालीन से लेकर आधुनिक की, पढ़ना तो इतिहास ही है, जो सिलेबस में दे रखा है वो सभी कवर करना है। कोई इस बात पे बहस में नहीं पढ़ना है कि ये कहाँ से 1757 से शुरू होता है या 1600 अंग्रेजों के आगमन के बाद से शुरू होता है या कुछ नहीं। आधुनिक भारत में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप देखेंगे एग्जाम में पूछे जाते हैं कृषि आंदोलन, कृषि आंदोलनों में भी बहुत सारे आंदोलनों की लिस्ट है। आप अगर स्पेक्ट्रम उठा के बैठ जाएंगे उसमें पढ़ेंगे तो लीलावती कलावती की तरह पूरा समय निकल जाएगा और कोई भी आप अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। इसमें देखें कौन कौन से आते हैं, है ना। तो वो ही पढ़े आंदोलन जो एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे सन्यासी विद्रोह है, आपका संथाल है, कूका विद्रोह है, ये सब चीज़ें पहले भी आई हैं। पाइका विद्रोह है ना, अहोम विद्रोह है। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ें और पढ़ने के बाद बहुत ही सिलेक्टेड आपको पढ़ना है और बहुत सारी चीज़ों को आपको छोड़ते हुए जाना है, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। तो इतिहास आपको कितने दिन में कंप्लीट करना है? प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, तीनों प्रकार के इतिहास के लिए 5 दिन का समय पर्याप्त है और 5 दिन में आपका ये पूरा इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। आपको दोबारा इसे उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं कहता हूँ 5 दिन में ये इतिहास में से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर भी नहीं जाएगा। उसके बाद आधुनिक भारत में आप देखेंगे शिक्षा का विकास क्या हुआ, पत्रकारिता का विकास क्या हुआ, ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। ये सब चीज़ें आप देखेंगे 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति, तो उसमें देखें 1857 की क्रांति आप पढ़ेंगे तो क्रांति से क्वेश्चन बहुत कम रहते हैं, लेकिन आप देखेंगे कुछ ऐसे आंदोलन है, कुछ मूवमेंट है। उसके बाद गांधीयन एरा आ जाता है। गांधी का आप देखिए, गांधी से पहले भी थी बहुत सारी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें थी जो गांधी से पूर्व नहीं थी, लेकिन गांधी के बाद में हुई। गांधी ने चीज़ों को समझा, फिर गांधी ने कैसे आंदोलन किया जाए, देश का भ्रमण किया। उसके बाद 15 में वापसी आने के बाद में बहुत सारे आंदोलन किए, असहयोग आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद, ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद गोलमेज सम्मेलन वगैरह, ये सब चीज़ें पढ़ते रहेंगे आप। उसके बाद भारत छोड़ो वो, और उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ेंगे। उसके बाद में आप देखेंगे बहुत सारे आंदोलन हैं, दिल्ली चलो आंदोलन, ये सब आंदोलन। इसके बाद एक एक करके अंग्रेजों की घोषणाएं होती हैं, संवैधानिक सुधारों के लिए आयोगों का गठन होता है, आते रहते हैं जाते रहते हैं। ये सब चीज़ें पढ़ते जाएंगे मतलब, और बाद में आधुनिक भारत का इतिहास भी आपका क्या हो जाएगा, इसकी भी इतिश्री हो जाएगी। उसके बाद ये तो केवल इतिहास की बात हुई, ये विषय विशेष की बात हो रही है। इसके बाद आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था है। राज्य व्यवस्था में भी बहुत सारा मटेरियल है। अगर आप लक्ष्मीकांत की किताब खोल के बैठ जाएंगे और सोचेंगे कि 30 दिन में उसको पूरा कर लूँ, तो उसमें 700-800 पेज होते हैं।
800 पेज मुझे लगता है कि आप एक महीने में पढ़ भी नहीं पाएंगे अगर पढ़ने की कोशिश भी करेंगे। पेपर में बचे 30 दिन, और मैं गारंटी ले रहा हूँ 30 दिन में क्वालिफाई भी कराना है। तो आप क्या लक्ष्मीकांत को कवर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। इसीलिए आपको क्या पढ़ना है, आपको उसके कोर चीज़ें पढ़नी है। जैसे शेड्यूल है, हमारे सारे शेड्यूल हमको तैयार होने चाहिए। भाई 1 पेज का है, चलो भाई पढ़ लिए क्या क्या है, किस शेड्यूल में क्या दे रखा है। उसके बाद FRC है, फंडामेंटल राइट्स हैं, आपको पढ़ना है। DSP है, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, राज्य के निर्देशक तत्व हैं, उनको तुम्हें हल्का फुल्का पता होना चाहिए। मौलिक कर्तव्य हैं, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता होना चाहिए, कौन सा पार्ट कहाँ से लिया गया है। जैसे प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से ली गई है? US से ली गई है। चलो भाई ये ठीक है ना। ये कब है, इसके लिए क्या क्या हुआ, किसने इसकी मांग की, पहले संवैधानिक सुधारों की मांग किसने की, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हमारे क्या है ये, उसके बाद ये पूरा कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, कितने भाग हैं, कितने, ये सब चीज़ें आपको पता हो, अच्छे से आप करते जाएं। उसके बाद में क्या होता है, अभी तक संवैधानिक सुधार हो ही रहे हैं, अनुसूचियां बाद में भी जोड़ेगी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, उसके बाद कितनी ऐड की गई, ये सब आपको पता होनी चाहिए। कौन सी अनुसूची कब ऐड की गई, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, संशोधन अधिनियम आते रहते हैं, कौन से संशोधन अधिनियम में कौन सा क्या हुआ, ये सब चीज़ें आपको, और अभी लेटेस्ट में चल रहे हैं बहुत सारे, ये सब करंट से भी अपडेट होता रहता है। आप इसको पढ़ें, और बहुत ज़्यादा समय देने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप लक्ष्मीकांत पे न जाएं, लक्ष्मीकांत में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। लक्ष्मीकांत में भी पढ़ें, लक्ष्मीकांत से पढ़ें, लेकिन लक्ष्मीकांत में भी बहुत ही सेलेक्टेड आपको पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लेजिस्लेशन, जितना भी पढ़ना है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन या कुछ भी, वो पढ़ें, लेकिन बहुत ही संक्षिप्त करके उसको पढ़ना है। उसके बाद में आता है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन UPPCS या UPSC में कभी नहीं आते, केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस भी नहीं आते, मैक्सिमम क्वेश्चन बायोलॉजी से आते हैं। आजकल जो ट्रेंड बढ़ रहा है वो इकोलॉजी का बढ़ रहा है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट के क्वेश्चन बहुत बढ़ रहे हैं। तो जिस सेक्शन से क्वेश्चन बढ़ रहा है उस पर हमको फोकस करना है, और इस तरीके से अगर हम फोकस करते जाएंगे तो एक बेहतर रणनीति हम बनाएंगे, और उस बेहतर रणनीति के लिए हम सेगमेंट वाइज डिवाइड कर लें। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर्स में उन टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन क्वेश्चनों की जो आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं वो प्रैक्टिस करें, ताकि गलती करने की संभाव्यता बहुत कम हो। अगर आप बेहतर करेंगे, सटीक करेंगे और अच्छे से करेंगे तो निश्चित रूप से आप कामयाब हो जाएंगे। उसके बाद में बस ये इकोलॉजी इन्वायरमेंट है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, साइंस टेक्नोलॉजी है, उसके बाद इंडियन जियोग्राफी है, वर्ल्ड जियोग्राफी है। वर्ल्ड जियोग्राफी में से क्या आता है, बहुत सारे हैं, मिनरल्स वगैरह हैं, रिचेस्ट कहाँ पे है, प्रोडक्शन किस पे है, पर एरिया प्रोडक्शन किसका है, पर कैपिटल प्रोडक्शन किसका है, कहाँ से इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, कहाँ एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, किसका किस पे है, किसकी आपूर्ति कहाँ हो रही है, इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। आपको ये नहीं पढ़ना कि ये कॉन्टिनेंटल कहाँ है, इसकी राजधानी कहाँ है, इसका वो क्या है, कुछ ज़्यादा नहीं आपको पढ़ने की ज़रूरत है। इसके बाद में बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं इतिहास में, ज्योग्राफी में। आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब आप समझेंगे, तो ज्योग्राफी भी कंप्लीट करें। इकोनॉमी के लिए आपको बजट देखना है, उत्तर प्रदेश की आप परीक्षा देने जा रहे हो, यूपी का बजट आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन कौन सी नई योजना परियोजनाएं जारी की, शुरू की हैं, उन पर आप थोड़ा ध्यान दें। उसके बाद में राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, मूर्त रूप दिया जा रहा है, सब मतलब सामाजिक हित में कौन कौन सी योजनाओं का शुभारंभ हुआ है, उनको आप फोकस करते रहें। तो जब आप इस तरीके से फोकस करेंगे तो निश्चित रूप से एक बेहतर रणनीति की ओर पहुंचेंगे। मैं समझता हूँ आप के पास नॉलेज जरूर कम हो, लेकिन आपको अगर करना आता है तो आप कर जाएंगे, और आपके पास ज्ञान का अथाह भंडार हो लेकिन आपको करना नहीं आता, आपकी प्रैक्टिस अगर कम है तो निश्चित रूप से आप असफल ही रहेंगे। ये भी है, मैं कोई बद्दुआ नहीं दे रहा हूँ आपको, लेकिन जो सच्चाई है वही कह रहा हूँ, तो आप इसको बद्दुआ ना समझें। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए, लेकिन बेहतर ये 30 दिन का जो समय बचा है तो इसका बेहतर सदुपयोग आप करें। ऐसा नहीं है कोई भी कहता है कि 30 दिन तुम मेरा वीडियो देख लो, मैं कहता तुम कामयाब हो जाओगे, मैं ही कहने लगूँ 30 दिन तुम मेरा वीडियो देख लो। वीडियो में क्या है, वीडियो में कोई मैजिक तो है नहीं कि तुमने इसको देखा तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा, बिल्कुल नहीं छपेगा भाई। 30 दिन में अगर आपको रिजल्ट पाना है तो 30 दिन आपका एफर्ट महत्वपूर्ण है, और वो एफर्ट करने APC नहीं जाएंगे, सृष्टि द फ्यूचर वाले नहीं जाएंगे ना, दृष्टि द विजन वाले जाएंगे। चाहे विकास दिव्यकीर्ति को देखो तुम, चाहे किसी को भी देखो, कहीं से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। सुनोगे आराम से, अच्छा लगेगा, गुदगुदाएंगे, अच्छे चुटकुले सुनाएंगे, अच्छे जोक मारेंगे, उससे आप कामयाब नहीं होंगे।